नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर दिलीप पवार, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास, राजकीय महाविद्यालय नागौर। तो आज जो अपन टॉपिक करेंगे जो बीए फर्स्ट ईयर के कोर्स में भी है वो है मुगल काल का स्थापत्य कला। स्थापत्य कला के बारे में आप जानते हो, जब भवन का निर्माण हुआ है, किस प्रकार से बिल्डिंग का निर्माण हुआ, किस तरीके के उनके फीचर्स हैं मुगल काल के। ठीक है, ये आपके कोर्स में भी है। तो सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन में अपन लाइन डाल सकते हैं, इसमें इंट्रोडक्शन मतलब पहला पैराग्राफ, उसमें अपन ये लिख सकते हैं कि किसी भी साम्राज्य का, किसी भी राज्य का जो स्थापत्य कला है सबसे अधिक विजिबल साइन है उसकी शक्ति का, यानी सबसे अधिक नजर आने वाला परिचायक है राजा की शक्ति का जो स्थापत्य कला है। चाहे बड़े बड़े भवन बनाए, बड़े बड़े महल बनाए, चाहे ताजमहल बनाए। क्यों राजा ने इतने बड़े बड़े ताजमहल बनाए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का निर्माण कराया, भारत में नहीं पूरी दुनिया भर में? क्योंकि राजा की शक्ति है, जो साम्राज्य की शक्ति है, उसका परिचायक होता है उसकी स्थापत्य कला। इसलिए हम शुरू से देखते आ रहे हैं कि राजा की हमेशा से कोशिश रही है कि बड़े बड़े स्थापत्य कला के नमूनों का निर्माण कराया जाए। और इसके माध्यम से क्या होता है, जो जनता है, जनता के मन के अंदर राजा के प्रति रिस्पेक्ट पैदा होता है, भय पैदा होता है। आप समझ रहे हो, इतना बड़ा जिसने निर्माण करा रखा है, चाहे मंदिर का निर्माण कराया हो, चाहे महल का निर्माण कराया हो, राजा के प्रति अव पैदा होता है। एक वर्ड होता है इंग्लिश में AWE, अव। अव का मतलब है कि वो आशंकित भाव से राजा को देखता है कि इसकी सत्ता को अपन चुनौती नहीं दे सकते हैं। जो इतने बड़े भवनों का निर्माण करे, इतने बड़े महल बना दे, उसकी सत्ता को चुनौती देना नामुमकिन है। आप समझ रहे हो उसके पीछे कारण क्या है, क्यों इतने बड़े बड़े भवनों का निर्माण करवाया गया है। और जो राजा है उसके लिए इस प्रकार का निर्माण कई बार धार्मिक उद्देश्यों से भी करवाया गया है। जो धर्म है, धर्म की जरूरतों की भी पूर्ति की गई, जैसे मंदिरों का निर्माण कराया गया है, मस्जिदों का निर्माण कराया गया है पूरी दुनिया भर में। समझ लो, धर्म की आवश्यकता को भी स्थापत्य कला के माध्यम से राजा के द्वारा पूर्ण करवाया गया है। और अपन मुगल काल में देखते हैं, एक्सेप्ट औरंगजेब, यानी औरंगजेब को छोड़ के जितने भी अधिक मुगल साम्राज्य के जो सम्राट रहे, सबने स्थापत्य कला के बेजोड़ नमूने बनाए। लेकिन औरंगजेब के समय में स्थापत्य कला का जो कार्य है वो बिल्कुल कम हो चुका था। क्यों? क्योंकि औरंगजेब पर्सनली इन चीज़ों को पसंद नहीं करता था। किसी इमारत में अगर डेकोरेशन का काम है भी तो उसने डेकोरेशन के काम को हटवाया औरंगजेब ने। क्यों? क्योंकि कुरानों के सिद्धांत पे चलता रहा औरंगजेब था। वो चाहता कि ज़्यादा साज सजावट नहीं होनी चाहिए। आप बात को समझ रहे हो? तो औरंगजेब क्या एक अलग विचारधारा का सम्राट रहा, बिल्कुल साधारण और सिंपल। वो टोपी पहना करता रहा, आम मुसलमान जो टोपी पहनता है वो टोपी पहना करता रहा, नमाज किया करता रहा वो पूरे दिन भर, जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है मुस्लिम धर्म के अनुसार। तो बहुत ही सिंपल और साधारण व्यक्तित्व का सम्राट रहा है औरंगजेब। अब जो दिल्ली सल्तनत में स्थापत्य कला थी, दिल्ली सल्तनत में जो स्थापत्य कला के नमूने थे वो काफ़ी हद तक सिंपल थे, साधारण थे, और उनको एक बड़े स्केल पे लेके गया मुगल काल। समझ गए? दिल्ली सल्तनत में जो भी स्थापत्य कला के नमूने थे उन पे काफ़ी अधिक सुधार हुआ है और उसको बड़े स्केल पे और बहुत अधिक खूबसूरती के साथ उनको बनाया। तो अपन को बदलाव नजर आ रहा है दिल्ली सल्तनत का स्थापत्य काल और मुगल काल का स्थापत्य काल। यहाँ पे बड़े स्केल पे निर्माण हुआ है और साज सजावट का कार्य काफ़ी अधिक हुआ है भवनों के अंतर्गत। नाउ मोस्ट सम्पटस फॉर्म, सम्पटस एक इंग्लिश वर्ड होता है, इसका मतलब यह है कि बहुत ही अधिक लग्जरियस तरीके से बड़े स्केल पे, वृहद स्तर पे स्थापत्य कला का निर्माण हुआ। आप जानते हैं मुगल काल के समय में लाल किले का निर्माण हुआ है, ताजमहल का निर्माण हुआ है। इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर का दिल्ली सल्तनत में निर्माण नहीं हुआ था। तो हमें सुधार देखने को मिलता है दिल्ली सल्तनत की अपेक्षा मुगल काल में। अब मुगल काल में क्या हुआ, फारसी प्रभाव रहा। फारसी क्या है? पर्शिया, पर्शिया के देश को फारस कहा जाता है। तो फारसी प्रभाव मुगल स्थापत्य कला में साफ साफ देखने को मिलता है। और जो फारसी प्रभाव वो क्या था, एलिमेंट ऑफ ग्रैंडियोर, यानी फारस में जो भवनों का निर्माण होता रहा बहुत ही बड़े स्केल पे किया करते रहे, तो उसको बोरो किया मुगल काल के अंतर्गत। और इसके अलावा जो हिंदू धर्म से भी इन्होंने ऑप्ट किया है, हिंदू धर्म के कई स्थापत्य कला के तत्वों को भी मिश्रण किया गया है, फारसी के जो स्थापत्य कला के तत्व हैं उनको भी मिश्रण किया गया है। यानी मुगल काल का जो स्थापत्य कला है मिश्रित फॉर्म है, सबसे कुछ न कुछ उन्होंने उधार लिया है और एक बेजोड़ स्थापत्य कला का निर्माण किया मुगल काल में।
तो जो पर्शियन एलिमेंट इसमें क्या है, यानी फारस से जो तत्व उन्होंने बोरो किया है वो क्या है, बड़े स्केल पे बड़े बड़े भवनों का निर्माण करना। और हिंदू धर्म से उन्होंने क्या लिया है, दे बोरोड ओरिजिनलिटी विद ग्रेस एंड डेकोरेशन। साज सजावट का जो कार्य है वो हिंदू धर्म से लिया गया स्थापत्य कला के नमूनों में। और जो ओरिजिनलिटी है ग्रेस के साथ, ये इंग्लिश के शब्द है, आप उनको एज इट इज यूज करने पड़ते हैं आंसर में। ओरिजिनलिटी विद ग्रेस एंड डेकोरेशन ऑफ हिंदू आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स। फिर अकबर ने क्या किया, अकबर अडॉप्टेड पर्शियन आइडियल्स टू द ट्रेडिशन ऑफ इंडियन क्राफ्ट्समैन। अब कहने का मतलब ये है, अकबर ने क्या किया, जो फारस, जो पर्सिया है, पर्सिया के जो आइडियल्स थे स्थापत्य कला में, उसका निर्माण कराया भारतीय मजदूरों के द्वारा। देखो लिखने का तरीका है, आप समझ रहे हो, यहाँ पे अपन पर्सिया के बारे में बात कर रहे हैं, हिंदू धर्म के बारे में बात कर रहे हैं, इन दोनों के मिश्रण का उपयोग किया गया है मुगल काल में। तो अकबर ने विशेषकर काफ़ी कार्य कराया स्थापत्य कला के क्षेत्र में। उसने जो पर्शियन आइडियल्स है, यानी जो फारस के अंदर जो अपन कह सकते हैं, तो फारसी स्थापत्य कला के नमूने हैं, जो फारसी स्थापत्य कला के सिद्धांत हैं स्थापत्य कला के, उसको भारतीय मजदूरों के द्वारा, इंडियन क्राफ्ट्समैन, जो भारत के यहाँ पे कलाकार थे, जो शिल्पकार थे, उनके माध्यम से उन बिल्डिंगों का निर्माण कराया गया। आपको समझ के सिद्धांत कहाँ गए, फारस के, लेकिन उसका निर्माण किसने कराया, भारतीय शिल्पकार ने उनका निर्माण करा है। दे शो यूनिफॉर्मिटी इन आर्किटेक्चरल कैरेक्टर एंड स्ट्रक्चरल प्रिंसिपल। अब एक इसमें बात आती है कि मुगल काल के जो स्थापत्य कला के नमूने हम देखते हैं उसमें यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलती है। उनके जो मूल सिद्धांत है, उनकी जो बनावट है, उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक, उसमें एक रूपता देखने को मिलती है। फीचर्स हैं, ये विशेषता हैं मुगल काल के स्थापत्य कला की, तो यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलती है। जो प्रकृति है, आर्किटेक्चरल कैरेक्टर है, यानी जो स्थापत्य कला की प्रकृति है, उसके अंदर हमें यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलती है, एक रूपता देखने को मिलती है। और जो मूल सिद्धांत हैं, जो स्ट्रक्चरल प्रिंसिपल्स हैं स्थापत्य कला के मूल सिद्धांतों में भी हमें एक रूपता देखने को मिलती है। यानी आप पहचान सकते हो, दिल्ली में किसी भवन का निर्माण हुआ है या फिर नीचे दक्षिण भारत में किसी भवन का निर्माण हुआ है मुगलों के द्वारा, उनमें एक रूपता हमें कुछ कुछ देखने को मिलती है। इनके मूल सिद्धांत एक से हैं। अनलाइक दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत में क्या हुआ, दे शो नो मैनिफेस्टेशन ऑफ प्रोविंशियल एंड रीजनल स्टाइल्स। अब कहने का मतलब ये है कि दिल्ली सल्तनत के जो स्थापत्य कला का निर्माण हुआ है, उसके अंतर्गत इतनी विविधता हमें देखने को नहीं मिली है। विविधता मतलब डिसयूनिफॉर्मिटी। और दिल्ली सल्तनत में विशेषकर क्या हुआ है, दिल्ली सल्तनत में जो स्थापत्य कला के नमूने हैं वो रीजनल स्तर पे, स्थानीय स्तर पे इतने नहीं फैले। आ रहा है समझ, दिल्ली सल्तनत में काफ़ी सीमित रहा है जो स्थापत्य कला के जो कार्य हैं, रीजनल यानी जो क्षेत्रीय साम्राज्य थे, आप समझ रहे हैं, वहाँ पे स्थापत्य कला के नमूने इतने फैले नहीं है। लेकिन मुगल काल में रीजनल आर्किटेक्चरल स्टाइल भी काफ़ी अधिक डेवलप हुई है दिल्ली सल्तनत के मुकाबले। कई सारे जो छोटे छोटे राज्य थे ना, मुगल के प्रभाव से बाहर थे, वहाँ पे स्थापत्य कला के अच्छे नमूने बनाए गए हैं मुगल काल के। दिल्ली सल्तनत में ऐसा नहीं है। रीजनल जो स्टाइल है आर्किटेक्चर की, उसका इतना अधिक विकास नहीं हुआ जितना कि मुगल काल के अंदर रीजनल जो स्टाइल है उसका विकास हुआ। रीजनल का मतलब है क्षेत्रीय। और फिर एक नई चीज़ आई है मुगलों के काल में जिसको कहा जाता है डबल डूम। डूम क्या होता है, गुंबद। गुंबद अपन बनाते हैं ना, जैसे ताजमहल के ऊपर गुंबद बना हुआ है, कई मस्जिदों के ऊपर गुंबद बना होता है। और एक विशेष प्रकार की पद्धति आई थी मुगलों के समय में जिससे कहते हैं डबल डूम। डबल डूम का क्या मतलब है, एक तो सिंगल डूम बनता है, फिर उसी के ऊपर एक और लेयर बना देते हैं, तो क्या होता है जो गुंबद है मजबूत हो जाता है, उसको डबल डूम कहते हैं। तो डबल डूम का जो प्रिंसिपल है मुगल काल में आया, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। डबल डूम यानी दोहरा गुंबद प्रणाली मुगल काल के अंदर आई है। इसमें क्या हुआ, इंटीरियर लेयर भी एक बनाई गई है, ऊपर की लेयर तो है ही है, नीचे की इंटीरियर लेयर भी बनाई गई है गुंबद के अंदर, जिससे उसको मजबूती मिले। प्रोवाइडिंग सीलिंग फ्रॉम वेस्टर्न एशिया। इसका मतलब ये है कि जो पश्चिमी एशिया से ये प्रणाली बोरो की गई है, पश्चिमी एशिया, वेस्टर्न एशिया से जो दोहरा गुंबद की प्रणाली कहाँ से बोरो की गई, पश्चिमी एशिया से। फिर मुगल काल में हम दूसरा हम देखते हैं क्या यहाँ पे अपने को विशेष तत्व देखने को मिलता है, अकॉस्टिक्स। अकॉस्टिक्स का मतलब क्या होता है, कई अपन मस्जिदों में जाते हैं जो बहुत बड़ी मस्जिद बनी हुई है, या लखनऊ का इमाम बाड़ा बनाया हुआ है बहुत बड़ा है, वहाँ अकॉस्टिक साउंड आती है।
आप ऊपर खड़े होकर चिल्लाते रहो, वापस वो ध्वनि है रिफ्लेक्ट होकर आपके पास ही आती है। आती ना, कभी गुफा में अपन चिल्लाते हैं। तो अकॉस्टिक्स का इस समय उपयोग किया गया स्थापत्य कला के नमूनों के निर्माण के लिए। उसको डिजाइन ही इस तरीके से क्रिएट किया गया है कि ऊपर जाके कोई चिल्लाएगा तो पूरे हॉल के अंदर वो आवाज़ गूंजेगी। अकॉस्टिक्स कहते हैं उसको अंग्रेजी में, ठीक है। तो अकॉस्टिक्स का इस्तेमाल भी इन्होंने आर्किटेक्चरल स्टाइल में किया है। इसका उदाहरण हम दे सकते हैं ताजमहल, ठीक है। और इसके अलावा एक विशेष कला का निर्माण हुआ है स्थापत्य कला में जिसको कहा जाता है पितरा दौरा। पितरा दौरा एक विशेष प्रकार की स्टाइल थी आर्किटेक्चर में जिसका इस्तेमाल शुरू हुआ है मुगल काल के अंदर। जैसे मार्बल है, मार्बल में जो इंटीग्रेट कार्विंग करते हैं ना, इसके अंदर कई पत्थर मिला के और उसमें फूल पत्ते के डिजाइन बनाते हैं, तो उसको पितरा दौरा कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, एग्जाम में अक्सर आती रहती है। पितरा दौरा की शुरुआत मुगल काल में, ताजमहल में हमें खूब सारा पितरा दौरा देखने को मिलता है। मार्बल के अंदर छोटे छोटे अलग अलग रंगीन चिप्स लगा के और जो डिजाइन बनाई जाती है, चाहे बेल बनाई जाए चाहे फूल पत्ती बनाई जाए, तो उसको पितरा दौरा कहा जाता है। डबल डूम हो गया, पितरा दौरा हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है हिस्ट्री के अंदर। अब इसमें क्या हुआ, सेमी प्रीशियस स्टोन्स इन मार्बल। सेमी प्रीशियस मतलब जो कीमती पत्थर होते हैं उनका उपयोग मार्बल के अंदर किया गया, मार्बल में उनको प्लेस किया गया और कोई ना कोई डिजाइन बनाई गई, ठीक है। इसको पितरा दौरा कहा जाता है। इसका उदाहरण दे रखा है ताजमहल। ताजमहल तो परिकास्ट था, ताजमहल हाईएस्ट फॉर्म का पितरा दौरा का बेस्ट एग्जाम्पल में पितरा दौरा का देखने को मिलता है ताजमहल में। उससे पहले आगरा के अंदर इत्तमुद्दौला, इत्तमुद्दौला का मकबरा है आगरा में, उसमें भी हमें पितरा दौरा देखने को मिलता है, ठीक है। दो अपन उदाहरण दे दिए। जब भी कोई अच्छा आंसर लिखते हैं उसका यही तरीका है, पहले आप एक सब्जेक्टिव बात को उसके साथ उसको उदाहरण दो। अपन उदाहरण दे दिया ना, ताजमहल दे दिया, इत्तमुद्दौला का अपन ने मकबरे की बात कर ली, तो ये क्या आपके आंसर को कंप्लीट बनाता है। हमेशा कोशिश करो कोई भी चीज़ आप समझाते हो उसके साथ एक दो उदाहरण दो आप, ठीक है। और इसके अलावा एक और स्थापत्य कला की प्रणाली शुरू हुई मुगल काल में जिसको कहा जाता है बुलबर्स डूम। बुलबर्स का मतलब क्या है, स्टिफल्ड नेक। आपको मैं बताता हूँ। तो अपन बात कर रहे थे बुलबर्स डूम के बारे में, यानी स्टिफल्ड नेक। जो गुंबद है, गुंबद जब ऊपर से नीचे आता है तो अपने अंतिम छोर पे जो गुंबद है थोड़ा सा संकरा हो जाता है, उसको स्टिफल्ड नेक कहा जाता है, यानी बुलबर्स डूम। अकबर के बारे में, अकबर का जो स्थापत्य कला है वो बहुत ही बेहतरीन रहा है और काफ़ी अधिक विकास हुआ है स्थापत्य कला का, और उसका डॉक्यूमेंटेशन भी है। हमें लिटरेरी सोर्सेज भी मिलते हैं मुगल काल में कि अकबर के समय में कौन कौन से जो भवन है उसका निर्माण कराया गया, उनके फीचर्स क्या है, किस तरीके से उनका निर्माण कराया गया, किस तरीके से संसाधनों को जुटाया गया उनका निर्माण कराने के लिए। क्योंकि किसी भी निर्माण से पहले संसाधन जुटाए जाते हैं, धन का इंतजाम करना पड़ता है, क्योंकि मजदूरों को पैसे भी देने पड़ते हैं ना, वो जब भवन का निर्माण कराते हैं। तो अकबर के समय में अबुल फजल का नाम सुना है ना, अबुल फजल जो अकबर का काफ़ी खास था। तो अबुल फजल क्या कहता है, ये लाइन है जो उस समय अबुल फजल ने कही थी, इसको आप आंसर में लिखोगे तो डेफिनेटली जो भी चेक करेगा वो इम्प्रेस होगा। इस तरह के जो स्टेटमेंट होते हैं, हिस्टोरिकल स्टेटमेंट जो उस समय के एक्टर्स ने दिए, उसको आपको अपने आंसर में लिखना चाहिए विद इन कोट, अंडरलाइन करके, हाईलाइट करके, स्केच पेन से अंडरलाइन करके। इसने बहुत बढ़िया बात की। ये चीज़ आपको कब पता लगेगी, जब आप किताबों को पढ़ोगे, ज़्यादा किताबें पढ़ोगे, ऐसे आपको पता नहीं लगने वाला। जब तक आपकी नॉलेज वाइड नहीं होगी इस तरह की चीज़ आप ना निकाल सकते हो ना उनको याद कर सकते हो। अब अबुल फजल कहता है, हिज मेजेस्टी प्लान्स स्प्लेंडिड एडिफाइसेस, ड्रेसेस द वर्क ऑफ हिज माइंड एंड हार्ट इन गारमेंट्स ऑफ स्टोन क्लेस। कहने का मतलब ये है कि जो सम्राट है अकबर, वो बड़े बड़े भवनों का निर्माण करता है, जो उसके माइंड में जो इमेजिनेशन है भवन को लेके कि एक भवन कैसा होना चाहिए, जो कल्पना उसके दिमाग के अंदर है, उसको वो वास्तविक रूप के अंदर ढकेलता है, वास्तविक रूप में उसको क्रिएट करवाता है। तो जो कल्पना है अकबर के माइंड के अंदर स्थापत्य कला के नमूनों से संबंधित, उसको वो पत्थर और क्ले इनके कपड़े पहनाता है। आप समझ गए, पत्थर और क्ले है उनके गारमेंट पहनाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो भी कल्पना में अबुल फजल ये कहना चाहता है कि अकबर की कल्पना में जो भी भवन आता है उसको सुनिश्चित करता है कि क्राफ्ट्समैन बिल्कुल उसी तरीके से उसकी कल्पना के अनुसार उस भवन का वास्तविक तौर पे निर्माण कर सके। तो ये बात करें अबुल फजल। इससे हमें पता लगता है कि अकबर का इंटरेस्ट था, अकबर की रुचि थी पेंटिंग के अंदर,
अकबर की रुचि थी स्थापत्य कला के अंदर, ठीक है। अब देखो अकबर के समय में क्या विशेष बात हमें देखने को मिलती है, रेड सैंडस्टोन। रेड सैंडस्टोन अपन कहते हैं बलुआ पत्थर, रेड सैंडस्टोन। आप देखते हैं कई सारे किले हैं लाल पत्थर के बने हुए ना, लाल लाल नजर आते हैं, वो क्या है, सारा रेड सैंडस्टोन है। और इसी पत्थर से अशोक के अभिलेख भी बने पहले। तो इसके समय में रेड सैंडस्टोन के माध्यम से, बलुआ पत्थर के माध्यम से जो भवन है उनका निर्माण किया गया है। और उनके अंदर ही इंसर्टेड व्हाइट मार्बल्स, यानी रेड सैंडस्टोन में उसने व्हाइट मार्बल्स प्लेस करने की कोशिश की, इंसर्ट करने की कोशिश की, ठीक है। एंड पेंटेड डिजाइन्स ऑन वॉल, और दीवार है उसके ऊपर डिजाइन को पेंट किया है। आप समझ रहे हैं बात को? तो ये सारी चीज़ आप किसी भी एग्जाम में अपीयर होंगे आगे चल के, चाहे IAS का होगा या RS का होगा, आपको ये चीज़ें लिखनी पड़ेगी। वो आपका सिंपल आंसर ग्रेजुएशन वाला वहाँ पे नहीं चलने वाला। बात को समझ रहे हैं? ट्रेबिएटेड कंस्ट्रक्शन, ट्रेबिएटेड का मतलब क्या है? ट्रेबिएटेड का मतलब दे रखा है जो सिंपल स्ट्रक्चर होता है कमरे की तरह, जैसे ये वाला स्ट्रक्चर है, अपने ऊपर पट्टियाँ लगा रखी है और यहाँ पे दीवार बना रखी है चारों तरफ, इसको ट्रेबिएटेड कंस्ट्रक्शन को कहते हैं। साइडों के अंदर दो छोटी पट्टियाँ और लग जाती है इस तरीके से, इसको ट्रेबिएटेड फॉर्म कहते हैं। तो ये अपन ने कुछ तकनीकी पहलू के बारे में बात की है अकबर के स्थापत्य कला के बारे में। अब अपन बात करते हैं अकबर का जो स्थापत्य कला है उसके मेन फीचर्स क्या हैं। सबसे पहला है कंपोजिट कल्चर, जिसके बारे में अपन ने बात की ना। कंपोजिट का मतलब ये है मिश्रित स्थापत्य कला। मिश्रित स्थापत्य कला का सबसे बेहतरीन उदाहरण हमें अकबर के स्थापत्य कला में देखने को मिलता है। मिश्रित के बारे में अपन ने बात कर लिया, आपको कई पॉइंट बता दिए। पर्शिया से उन्होंने कुछ तत्व लिए हैं, आप समझ रहे हैं। हिंदू धर्म से उसने कुछ तत्व लिए हैं स्थापत्य कला के। तो कुल मिला के एक मिश्रित स्थापत्य कला का निर्माण अकबर के समय में किया गया है, और ये बहुत बड़ी विशेषता है अकबर के समय की। जैसे अपन उदाहरण देते हैं फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में उसने कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया है अकबर ने, और वहाँ पे उसने छतरी का उपयोग किया है। छतरी जिसको कैनोपी कहा जाता है अंग्रेजी में। तो ये इसने क्या हिंदू धर्म से लिया। छज्जे का उपयोग किया, अपन छज्जा लगाते ना बालकनी के बाद, छज्जा होता है ना इस तरीके से, छज्जे का उपयोग उसने किया, वो उसने हिंदू धर्म से लिया अकबर के समय में, ठीक है। छज्जा जो बालकनी पे बनाया जाता है। फिर जाली, जो स्क्रीन है, राजस्थान में जाली का उपयोग होता है ना, आप महलों में देखते हो ना, राजस्थान में जो जाली बनी होती है, काफ़ी इंटीग्रेट कार्विंग होती है, वो वाला पैटर्न अकबर ने अडॉप्ट किया। तो कहने का मतलब ये उसने मिश्रित स्थापत्य कला का निर्माण कराया है अकबर ने। उसको कंपोजिट कल्चर कहते हैं। कंपोजिट का मतलब ये कई चीज़ को कंपोज करके आपस में मिला के आपने एक चीज़ का निर्माण कराया हो। फिर अकबर के बारे में दूसरी बात करते हैं बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने क्यों करवाया था? गुजरात पे विजय मिलने के पश्चात उसकी खुशी में अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है हिस्ट्री की। तो बुलंद दरवाजे में भी हम देखते हैं कि कंपोजिट कल्चर है, उसके हमें प्रभाव देखने को मिलता है। ये क्या हाफ डूम स्टाइल में ईरानियन एंड इन्फ्लुएंस, यानी इसमें हमें ईरानी प्रभाव देखने को मिलता है, फारसी प्रभाव देखने को मिलता है। और हाफ डूम स्टाइल में, डूम होता है पूरा, लेकिन ये हाफ डूम स्टाइल में बना रखा है इसको। आप पिक्चर देखोगे तो उससे आपको पता लगेगा। फिर इसमें डेक्कनी इन्फ्लुएंस भी देखने को मिलता है, दक्कन का प्रभाव, क्योंकि दक्कन वो क्षेत्र था जहाँ पे मुगल साम्राज्य का इतना प्रभाव रहा नहीं है। दक्कन में स्थानीय वहाँ पे जो वंश है उन्होंने राज किया है। तो दक्कनी प्रभाव भी देखने को मिलता है, हिंदू धर्म का प्रभाव भी देखने को मिलता है, ईरानी प्रभाव भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर अपन दूसरी बात करते हैं पंचमहल। पंचमहल क्या है? पंचमहल अकबर के समय में बनाया गया पिरामिडिकल 5 स्टोरी। पिरामिडिकल क्या होता है? जैसे बिल्डिंग में होते हैं ना, कई सारे माले होते हैं, 1 2 3 4 5, इस तरीके से 5 मालों में पंचमहल बनाया गया जो फतेहपुर सीकरी में है। और ये इसका प्रभाव कहाँ से देखने को मिलता है? बुद्धिस्ट विहार, जो बौद्ध धर्म के अंतर्गत जो विहार बनाए गए हैं वहाँ पे इसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। पंचमहल, ठीक है, पंचमहल 5 स्टोरी, 5 माले का, और बुद्धिस्ट विहार का प्रभाव यहाँ पे देखने को मिलता है। यानी जो उसकी रूपरेखा है वो बुद्धिस्ट विहार से मिलती। और फतेहपुर सीकरी में जो जोधाबाई का जो महल बना रखा है, ये उदाहरण है, जोधाबाई का महल बना रखा है, उसमें जैन के इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है। कुल मिला के वास्तविक तौर पे मिश्रित स्थापत्य कला का इसने निर्माण कराया है। और फतेहपुर सीकरी में हमें सुल्ताना महल भी देखने को मिलता है। सुल्ताना महल
आप कभी जाके देखोगे तो आप इन बिल्डिंग को देख सकते हो, सुल्ताना महल, जहाँ पे वुडन कार्विंग की गई है, यानी लकड़ी के ऊपर बारीक नक्काशी की गई है, वुडन कार्विंग सुल्ताना महल में। और वहाँ पे हमें कश्मीरी प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि कश्मीर में ठंड अधिक पड़ती है, बर्फ़ भी पड़ती है, वहाँ पे लकड़ी का इस्तेमाल होता है। तो कुल मिला के पूरे भारतीय संस्कृति की झलक हमें अकबर के काल के स्थापत्य कला में देखने को मिल जाती है। तभी उसको बहुत महान राजा कहा जाता है, अकबर द ग्रेट। क्यों कहा जाता है अकबर महान? क्योंकि उसने सभी मामलों में जो भारत की संस्कृति है उनके तत्वों को भी शामिल किया है, और जो राजपूत राजा थे उनको भी मुगल काल के प्रशासन में शामिल किया है। आपको पता है उसने संकुचित विचारधारा को नहीं अपनाया जो आगे चल के औरंगजेब ने अपनाई थी। और जैसे आगरा का जो किला है, ठीक है, आगरा के किले में इसने दो मूर्ति बनाई है, जयमाल और पत्ता की। पता है ना आपको जयमाल और पत्ता? जयमाल और पत्ता दो साहसी योद्धा थे चित्तौड़ के। वो बहुत बहादुरी से लड़े अकबर के खिलाफ, लेकिन अकबर जब युद्ध को जीत गया, चित्तौड़ वाले युद्ध को जीत गया, उसके बाद इसने उनकी प्रशंसा में उनको ऑनर करने के लिए आगरे के किले में दो मूर्तियां बनाई है, जयमाल और पत्ता की। आप समझ गए, अपने विरोधियों की भी उसने मूर्ति प्रतिमाएं बनाई है जयमाल और पत्ता की। तो ये आर्किटेक्चर के उदाहरण है। फिर दीवाने खास के बारे में लिखा हुआ है। दीवाने खास में मैंने कहा ना, ट्रेबिएटेड कंस्ट्रक्शन, जो अपन ने बात की, इस तरीके का लिंटल और बीम मेथड का ट्रेबिएटेड कंस्ट्रक्शन। फिर आगरा फोर्ट में एक जहांगीरी महल भी बना रखा है, जहांगीरी महल इन आगरा फोर्ट। यहाँ पे स्क्वायर पिलर का इस्तेमाल किया है, ब्रैकेट कैपिटल्स का इस्तेमाल किया गया। आप डायग्राम देखोगे ना किसी किताब में तो आपको पता लगेगा स्क्वायर पिलर क्या होते हैं, ब्रैकेट कैपिटल्स क्या होते हैं। तो जहांगीरी महल हमें आगरा फोर्ट में देखने को मिलता है। और जो आगरे का किला है, आगरे के किला में हमें राजस्थानी सिटिडल का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। सिटिडल क्या होता है? कोई भी चीज़ अपन बनाते हैं थोड़ा ऊंचाई पे बनाते हैं, सिटिडल पे बनाते हैं। जैसे हड़प्पा में भी किसी भी शहर के दो भाग होते थे, एक सिटिडल होता रहा ऊंचाई वाला जहाँ पे अमीर लोग क्या राजा महाराजा रहा करते रहे, जहाँ पे दूसरा होता रहा निचला स्तर। तो सिटिडल के ऊपर किला बनाना, ये टेक्निक उसने राजस्थान से ली है। सिटिडल के ऊपर आगरा का किला सिटिडल के ऊपर बना रखा है, काफ़ी ऊंचाई के ऊपर बना रखा है, ठीक है, आगरा का किला है। और फिर अपन बात करते हैं इलाहाबाद के किले की। इलाहाबाद के किले का निर्माण किया है अकबर ने, और यहाँ पे एक महल है, 40 पिलर्स का एक महल है आगरा के किले में, जो काफ़ी बड़ा महल है, ठीक है। इलाहाबाद के किले में 40 पिलर्स का एक महल है। इसी के साथ ही हम अपना यहाँ पे छोटा सा ये लेक्चर समाप्त करते हैं, जिसमें अपन ने बात की है अकबर के समय में स्थापत्य कला के बारे में। मुझसे जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।